Hello friends, welcome to the learner study place। तो आई थिंक यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, यानी फंडामेंटल राइट्स हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। उसमें आर्टिकल 12 और 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 14th आर्टिकल के बारे में डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले एक आप लोगों को मैं मोटिवेशनल कोट सुनाना चाहता हूँ। जैसे, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है। तो आज का कोटेशन के बाद हम लोग आज इसको नेक्स्ट जो टॉपिक है आर्टिकल 14 ये करते हैं आज हम लोग। आर्टिकल 14 क्या होता है? तो विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 जो है हमारा विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि विधि के समक्ष समानता का अर्थ यह हुआ कि विधि सर्वोपरि है। इसके समक्ष कोई भी, चाहे हम भारत के कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, या बड़ा भी उद्योगपति क्यों ना हो, या अधिकारी क्यों ना हो, सभी इसके समक्ष समान है। तो ये क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। यही यहाँ पे बोला गया कि सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा भारत के क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण का अधिकार है। बात यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलता है, दो अवधारणा यहाँ से निकलता है। दो अवधारणा क्या है? तो फर्स्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि आपका लॉ के समक्ष सभी समान है। यहाँ पे बताए ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ की अवधारणा पर आधारित है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है? तो रूल ऑफ लॉ का जो अवधारणा है, ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ की अवधारणा से लिया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो जिसमें बताया गया कि सभी व्यक्ति सामान्य नागरिक हो या सरकारी अधिकारी कानून के समान अधीन है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि सामान्य नागरिक हो या सरकारी अधिकारी, चाहे जितना भी बड़े से बड़े पद पे व्यक्ति हो, सभी कानून के समक्ष क्या है? हमारे यहाँ समान है। अब सेकेंड अवधारणा में बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधि के समान संरक्षण। बात आया कि सभी एक दूसरे से क्या है? समान है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाता है कि क्या ये समानता परिलक्षित होती है या नहीं होती है। लीगल एड्स के माध्यम से या फिर और भी विभिन्न लॉज के द्वारा देखा जाता है कि विभिन्न सेक्शंस को विशेष प्रावधान किया जाता है, जैसे कि जाति के आधार पे, पंथ के आधार पे या सामाजिक आधार पे उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया। लेकिन एक जजमेंट आया, इसमें इंटरप्रिटेशन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इंटरप्रिटेशन इस बात को किया गया कि 1992 जो हमारा मंडल कमीशन आया, जिसमें हम लोग इंदिरा साहनी जजमेंट को देखते हैं, तो उसमें बताया गया है कि जो भेदभाव होना चाहिए, जो समानता की बात है, वो तो समानता होनी ही चाहिए, लेकिन वो समानता स्थापित करने के लिए हमें कुछ भेदभाव भी करना होगा। इसलिए करना होगा क्योंकि समानता खाली बोलने से नहीं होता है, समानता दिखना चाहिए। इसके लिए आप सामाजिक स्तर पर देखिए, सामाजिक बुराइयां या सामाजिक असमानता, या असमानता कहने का मतलब है कि आर्थिक असमानता हो, सामाजिक असमानता हो, सांस्कृतिक असमानता हो। आर्थिक असमानता की दृष्टि से आप समाज में देखते हैं कि आर्थिक खाई इतना ज्यादा है, जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा अमीर होते चला जा रहा है, और जो ज्यादा गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते चला चाहे। इसके लिए हमारे संविधान में जन कल्याणकारी नीति, जो कि हमारा डीपीएसपी का पार्ट्स है, वो आपको बोलता है कि राज्य को ऐसा दायित्व है जो जन कल्याण के मुद्दे स्थापित करेंगे। और जन कल्याण किसके द्वारा? केवल नीतियों से नहीं, वो आपका लॉ के द्वारा भी होनी चाहिए। और वो लॉ ही कह देता है आर्टिकल 14 को। इसीलिए हमको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? विधि का शासन। अर्थात रूल ऑफ लॉ जो है ना, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ को बोला गया है सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी ऑफ हायरार्की। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ क्या है? सुप्रीमेसी है, यानी रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ सबसे ऊपर है। इसके समक्ष कोई भी व्यक्ति को विशेष प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो विशेष सरकारी अधिकारी हो या फिर चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, या भारत का नागरिक भी हो सकता है इसके समक्ष, है ना। तो ये आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ था। इक्वल प्रोटेक्शन कहने का मतलब यह हुआ, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है। एक बात और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ना, हमारा इंग्लैंड से प्रेरित है, यानी जो हमारा ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि विधि का समान संरक्षण करता है, वो कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया है। बात यहाँ पर आया कि ये हमारा जो है ना निगेटिव रिस्पॉन्स देता है। निगेटिव रिस्पॉन्स किस सेंस में देता है? अब इसमें बोला गया है कि
इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी कहने का मतलब यह हुआ कि समानता तो दे सकते हैं, लेकिन वो समानता है किसी को हम उसका जो वरीयता क्रम है उसका हम हनन करके भी समान दृष्टिकोण से नागरिक और उस पद की गरिमा के साथ साथ सापेक्षता के सिद्धांत को फॉलो करते हुए, यानी एक निगेटिव सेंस में है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमारा ये पॉजिटिव सेंस में किस 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 तरह से इसको कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि विधि का समान संरक्षण, वो समान संरक्षण कैसे होगा? विधि जो आप लॉ बनाते हैं, जैसे कि हम नालसा का स्थापना हुआ था, नालसा इसीलिए स्थापित किया गया है कि जो लॉ बनता हो ना, वो लॉ का वो अंतिम पायदान तक जो भी व्यक्ति हो, समाज के अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति हो, उसको उसका क्या होना चाहिए? सहायता, एड मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरह से विधि का समान संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है? समान परिस्थितियों में लोगों को समान व्यवहार मिलना चाहिए। समान परिस्थितियों में सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए तो क्लासिफिकेशन इस तरह से किया गया है, ओबीसी, जनरल, एसी, एसटी, तो ये सामान्य का विभिन्न समाज का विभिन्न वर्ग है और इन वर्गों को कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है और वो प्रावधान संविधान भी कहता है और उस संविधान का जहाँ पे मौन है उसके द्वारा पार्लियामेंट कानून बनाया है। जैसे कि इंदिरा साहनी जजमेंट अगर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या बोला था कि इसमें 50% की रिजर्वेशन होना चाहिए ओबीसी को। तो एक तरह से क्या हुआ? भेदभाव हुआ कि नहीं? एक तरफ समानता की बात करता है, संविधान किसका बात करता है? संविधान समानता की बात करता है। दूसरी तरफ समान संरक्षण की बात करता है। तो संरक्षण और समानता में डिफरेंस यह है कि समानता निगेटिव टर्म है, समान संरक्षण में इस बात को इंगित करते हैं कि ये क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव इस सेंस में है क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो अभी हम बताए आप लोगों को 50% रिजर्वेशन का मामला कहाँ से उठा, तो इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में बताया गया कि जो 50% दायरा है वो 50% रिजर्वेशन ओबीसी क्लासेज को मिलनी चाहिए। ओबीसी क्लासेज में जो भी जातियां उपजातियां आती है सभी को इसके अंदर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो एक तरफ समानता की बात किया जा रहा है, दूसरी तरफ भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन और किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि जो आप भेदभाव करते हैं इसमें 3 तरह का भेदभाव होनी चाहिए कम से कम जो आप करते हैं। एक होता है सकारात्मक भेदभाव, एक होता है संरचनात्मक भेदभाव, एक होता है उल्टा भेदभाव। यानी सीधा समझिए एक संरचनात्मक जो कि संरक्षण करता है लीगल एड के द्वारा। लीगल एड के द्वारा जो समाज में अंतिम पायदान पे व्यक्ति है उसको हम क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे लॉ के द्वारा। और वो लॉ उसको हम ना समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए, अब जैसे ओबीसी क्लासेज में, तो ओबीसी क्लासेज में जो भी जातियां पिछड़ी जा रह गई है या फिर मुख्य सामाजिक धारा में नहीं जुड़ पाई हो, छूत, चाहे आप अछूत के माध्यम से या फिर आर्थिक न्याय के माध्यम से, तो उसको हम कैसे आगे लाएं? इसके लिए रिजर्वेशन दिया गया है कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो भी व्यक्ति है उनको उसका अवसर मिला जाए। तो आगे हम लोग और भी अवसर की समानता जो आर्टिकल 16 में बोलता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अवसर की समानता इसलिए दिया जाता है कि आपका सभी लोग समाज में समान होने चाहिए, उसके लिए संरक्षण होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसको ना 2 तरह से हम लोग देखते हैं, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, और एक होता है आपका रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आप भेदभाव कर सकते हैं लेकिन तार्किक होना चाहिए और अतार्किक होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट में बोला गया था। एक आपका मद्रास वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट है 1971 का, उसमें बोला गया था कि जो आप भेदभाव कीजिएगा वो आपका तार्किक होनी चाहिए और अतार्किक होनी चाहिए, इसका आप प्रमाण दीजिए। आप किसी भी वर्ग को जिसका प्रोटेक्शन लॉ नहीं करता हो और उसके आप दलीय हितों के आधार पे या राजनीतिक मुद्दा बनाकर आप उसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, किसी भी सरकार जो भी जिस दल का सरकार बने वो सरकार अपना क्या करेगा? तो पार्लियामेंट के द्वारा दलीय हितों को देखकर अगर कानून बनाता हो तो उस केस में उसको ये उसका आधार देना होगा कि आप किस आधार पे इसका क्या इसमें प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि उसका तार्किक, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें आप तार्किक या अतार्किक रूप में दोनों यहाँ पे आपका राय देना होगा, उचित राय देना होगा, नहीं तो फिर उस कानून को क्या कर दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हो गया। समान परिस्थितियों में लोगों को समान व्यवहार मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बता गया कि क्लासिफिकेशन जो होना चाहिए, क्लासिफिकेशन किस लिए होना चाहिए? तो क्लासिफिकेशन समानता लाने के लिए होना चाहिए। रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, मतलब आप क्लासिफिकेशन कीजिए लेकिन उसका रीजन एक्सप्रेस कीजिए।
जनता के बीच में आप उसका रीजन एक्सप्रेस कीजिए, जनता के बीच में नहीं, उस कानून में आप उसका दिखना चाहिए, विधि में, लॉ में दिखना चाहिए कि आप किस आधार पे कर रहे हैं, इसका आधार होनी चाहिए, बेसिस होनी चाहिए। तो यह पूर्ण समानता नहीं बल्कि युक्ति संगत वर्गीकरण को मान्यता देता है। युक्ति संगत को इसका दो शर्त है। पहला शर्त क्या है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। कैसा, तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वर्ग का स्पष्ट और बुद्धिगम आधार होना चाहिए। आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो उसका स्पष्टीकरण देना होगा। और सेकंड आपका क्या कहता है, रैशनल नेक्सस, वर्गीकरण और विधेयक के उद्देश्य में तर्क संगत संबंध, यानी वर्गीकरण कर रहे हैं वो और विधेयक जो कि आपका विल के रूप में है, दोनों के बीच में एक तर्क संगत संबंध होनी चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए कि आप ओबीसी के अंदर अभी नॉन एनसीएल होता है ना, नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, तो इंदिरा साहनी जजमेंट से ही आया था। तो एनसीएल जो आया था वो एनसीएल किसके अंतर्गत है, ओबीसी के अंतर्गत है। तो वर्गीकरण और विधेयक यानी ओबीसी से रिलेटेड जो विधेयक होगा उसका वर्गीकरण से रिलेटेड युक्ति संगत प्रावधान, युक्ति संगत और तर्क संगत संबंध होनी चाहिए, तभी ये आपका जो क्लासिफिकेशन है उचित ठहराया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग आर्टिकल 14 को पढ़े कि विधि के समक्ष समानता, वो समानता का आधार ये होनी चाहिए कि जो हमारा क्लासिफिकेशन हो वो क्लासिफिकेशन ना, वो कैसा होना चाहिए, तार्किक रीजनेबल होनी चाहिए। और रीजनेबल दो शर्त होगा, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल नेक्सस। तो इस आधार पे हम लोग भेदभाव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक हम जानते हैं कि 1973 में एक जजमेंट आया था आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें आपका मूल ढांचा का सिद्धांत का बताया गया, मूल ढांचा के अंतर्गत बताया गया था कि जो विधि के समक्ष समानता है वो भी आपका मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जो आर्टिकल 14 को है ना, इसमें संविधान से हम हटा नहीं सकते हैं, संविधान से हटा नहीं सकते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स को। ऐसे तो हम लोग आर्टिकल 368 जो हमारा प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 368 विशेष बहुमत के आधार पे हम किसी भी पार्ट या मौलिक अधिकार के किसी भी पार्ट से हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुमत हमें कैसा चाहिए, विशेष मेजोरिटी चाहिए, यानी विशेष स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो इस आधार पे आर्टिकल 14 को भी क्या हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें बताया गया है जो कि आपका 1973 का जजमेंट था और वो जजमेंट मूल ढांचा को, सिद्धांत को बताता है। तो इसलिए आर्टिकल 14 तो ऐसे भी नहीं हटेगा। तो आर्टिकल 14 हमारा विधि के समक्ष समानता जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि हम इसको विधि आपका जो फंडामेंटल राइट है इससे हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में आर्टिकल 14 को कवर किए दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा ये आर्टिकल पढ़ने में, तो इसका रिव्यू आप लोग जरूर इसको दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।